हातिम ताई का इसार। अरब में इस्लाम से पहले जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहां कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़र्ब अल-मसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। अरब में इस्लाम से पहले जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहां कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़र्ब अल-मसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के माल विज़र और अतियात विसखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक़ अतै नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से इसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। इसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि इस तक पहुँच जाने वाला हर शख्स इसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते, और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनांचे एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम इस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से इस रोज़ इसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और इसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान इसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजिमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि इसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़बह करके पक्का लिया जाए। ये फैसला हुए इसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ो में कोई कसर ना छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल इसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी इसे इनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम इसकी ये बात सुनकर कुछ अफसुर्दा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर अब गुज़श्ता साल से पहले ही कर देते तो इसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही इसने सारी मजबूरी बताई और इसे अशरफियों से भरी थैली नजराना के तौर पर दी कि इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गिरविदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि इसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़बह हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, ये आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नर्म दिल भी था। इस रोज़ उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है।
جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گان گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چونک گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔